नमस्कार। विद्या न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। चुनाव को सिर्फ 9 महीने बचे हैं और इसी में योगी सरकार को, पूरी बीजेपी को जो कुछ भी पिछले चुनाव में सबक मिला है, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सबक मिला है उसे कवर करना है। बीजेपी का मानना है कि पिछड़ों ने साथ नहीं दिया और कुछ दलित भी छिट गए। लिहाजा इस मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे ज्यादा फोकस पिछड़ों और दलितों पे रहा है। अजीत पाल सिंह है राज्य मंत्री, अभी तक हुआ करते थे, ये गडेरिया समाज से हैं। अब इनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया है। बुंदेलखंड कानपुर क्षेत्र से ये आते हैं और ये विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री थे अभी तक। सोमेंद्र तोमर है जो कि गुर्जर हैं और ये भी राज्य मंत्री थे, इन्हें भी स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया है, यानी कि एक रैंक प्रमोशन कर दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जरों में जो बीजेपी सरकार है उससे नाराजगी है, तो शायद उसी को साधने की कोशिश की गई है। ये मेरठ दक्षिण से चुनाव जीते हैं। और बात करें 6 नए चेहरों की, नए चेहरों से मेरा मतलब कि योगी मंत्रिमंडल में जो शामिल हुए हैं, इसके पहले भी वो मंत्री रहे हैं उनमें से कुछ, तो उसमें से भूपेंद्र चौधरी जो कि मुरादाबाद से हैं, जाट समाज से हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, अब वो जो है उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। देखते हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए तो कुछ खास नहीं कर पाए थे कि अब क्या कुछ कर ले जाते हैं। और हंसराज विश्वकर्मा है, प्रधानमंत्री के क्षेत्र से आते हैं, एमएलसी हैं, ये भी जो है वो पिछड़े समाज से हैं। काफ़ी ये खुश दिखाई दे रहे थे, लगता है कि जिलाध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी के, कि बहुत कुछ संभाल ले जाएंगे। और एक कैलाश राजपूत हैं, इनको शामिल किया गया है, ये तिरवा सीट से विधायक हैं, लोधी समाज से हैं। तो अपने हिसाब से तो इन्होंने पिछड़े में ये 3 सीटें दे करके और 2 का प्रमोशन करके कुछ साधने की कोशिश की है। सबसे ज़्यादा पिछड़ों में ही पैठ बनाने की कोशिश हो रही है। यदि बात करें दलित समाज की, तो कृष्णा पासवान जो कि पासवान समुदाय से है, ये खागा विधानसभा क्षेत्र से जीती हैं जो कि फतेहपुर में पड़ता है। और एक सुरेंद्र दिलेर है जो खैर उपचुनाव जीते थे और अब ये भी दलित समाज से हैं। तो 2 दलित समाज से लिया गया है और 3 पिछड़े समाज से, और पिछड़े समाज के 2 लोगों का प्रमोशन किया गया है। यदि ब्राह्मणों की बात करें जो कि यूजीसी को लेकर के खासा नाराज दिखाई दिए थे, जो भी रेगुलेशंस नोटिफिकेशंस आया था उसको लेकर के, तो समाजवादी पार्टी से जो है निकल करके आए मनोज पांडे, उनको जो है कैबिनेट में जगह मिली है। ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी में भी अलग अलग ओहदों पे रहे। 3 लोग राज्यसभा में जो है वो अलग वोटिंग किए थे पार्टी लाइन से हट करके, उसमें सिर्फ एक आदमी को ये जगह मिल पाई है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख है, वो कह रहे हैं कि 9 साल में कुछ नहीं कर पाए तो 9 महीने में क्या कर लेंगे। और फिर दूसरा सवाल उठा रहे हैं कि गए थे कई लोग, यानी उन 3 लोगों की तरफ इशारा, सीट मिली है सिर्फ एक को, उससे क्या हो जाएगा। तो विपक्ष के नेता हैं और वो पीडीए का फार्मूला निकाल करके पूरे उत्तर प्रदेश में धूम मचाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव में काफ़ी हद तक वो बीजेपी को संदेश देने में कामयाब रहे थे। और अभी हाल में जब ममता बनर्जी से मिलने गए थे, उस दौरान जो मीडिया से उन्होंने बातचीत किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के निशाने पे वो भला क्यों नहीं रहेंगे। लोकसभा चुनाव से लेकर के और अयोध्या से लेकर के मिल्कीपुर तक और कहाँ कहाँ हमने उनको हराया है, तो वो हमें भला क्यों बख्श देंगे। सावधान तो रहने की ज़रूरत है ही। अब इसके जो विश्लेषक हैं वो अपने अपने हिसाब से इसका विश्लेषण कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि बीजेपी का जो कोर एजेंडा है वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद है। अभी जो जातियों में बंटने की कोशिश हो रही है, इससे उसे कोई खास फायदा नहीं होगा। किसी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है, बस एक एजेंडा है, वो है चुनाव जीतना। चाहे वो जाति के सहारे जीत लो, चाहे हिंदुत्व के सहारे, चाहे राष्ट्रवाद के सहारे। पश्चिम बंगाल की परिस्थितियां कुछ और थी, तो वहां जात की बात हुई ही नहीं है, सिर्फ हिंदुत्व कार्ड खेला गया और उसमें उसे सक्सेस मिल गई। उत्तर प्रदेश और बिहार जात की राजनीति के लिहाज से इसकी जमीन काफ़ी जरखेज मानी जाती है। लिहाजा इस पर नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। क्या इसका फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, ये तो 9 महीना बाद पता चल जाएगा कि क्या योगी सर जो है वो हैट्रिक लगा पाते हैं, नहीं लगा पाते हैं, अखिलेश आकर के रास्ता रोक लेते हैं। बहरहाल जैसे ये सब विस्तार की चर्चा और विस्तार हुआ, उसी दौरान बीजेपी के पूर्व सांसद हैं और काफ़ी मुखर हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने शेरो शायरी में कुछ पोस्ट किया है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस साख पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो इस पोस्ट के जरिए उन्होंने निशाना साधा है। आप डेप्थ में जाकर के सोचेंगे तो वैसे तो इसको कहीं भी फिट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान की बात है ये, तो सीएम योगी के वो गुरु भाई हैं और उनसे उनकी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है। सीएम योगी को वो अपना नेता नहीं मानते। प्रतीक भूषण उनके बड़े बेटे हैं और विधायक हैं।
वो ये उम्मीद कर रहे थे कि मंत्रिमंडल में उनको भी जगह मिले, लेकिन राजपूत को तरजीह, ठाकुर को तरजीह इसलिए नहीं दी गई क्योंकि सीएम योगी तो, यदि योगी वाला पोर्शन छोड़ दिया जाए कि योगी का कोई जाति और वो तो योगी होता है, तो वो भी तो ठाकुर समुदाय से ही है। बड़े 6 ही तो सीट बची थी। 1 ब्राह्मण को मनाने में चला गया और 3 पिछड़ों और 2 दलित को साधने में चला गया। जगह नहीं मिल पाई, लिहाजा उन्होंने निशाना साध दिया है। बृजभूषण शरण सिंह पिछले कई महीनों से बीजेपी से, सीएम योगी से जो खटास चल रही है उसको छिपा नहीं पा रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आप समाजवादी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका वो जवाब कुछ इस तरीके से देते हैं कि अभी तो या फिलहाल तो मैं बीजेपी में हूँ। एक फिल इन द ब्लैंक छोड़ देते हैं, आप इसको भर लीजिए फिलहाल लगा करके कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि 2009 में वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। बाद में 2014 में जब पीएम मोदी आए थे उम्मीदवार, पीएम का उम्मीदवार बन करके, तब फिर से वो उनके साथ आ गए थे। अदरवाइज वो एक टर्म समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों से उनके अच्छे रिश्ते हैं। जब अखिलेश यादव से ये बात पूछी जाती है तो वो भी गोल मोल करके जवाब देते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से इधर आना चाहते हैं। तो बताया जा रहा है कि प्रतीक भूषण को कैबिनेट में शामिल कराना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया, इसलिए उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। एक नाराजगी उनको इस बात को लेकर के है कि बेशक जो उनके दूसरे बेटे हैं करण भूषण, उनको उनकी जगह पर एमपी का टिकट दे दिया गया था 2024 में कैसरगंज से, और उनका टिकट कट गया था क्योंकि महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगा था। उन आरोपों को बीजेपी सामना कर रही थी, लिहाजा रिस्क नहीं लिया था। वो भी उनके मन में कसक है कि वो तो बात पूरी तरह से राजनीतिक थी, कोई आरोपों में दम नहीं था, फिर भी उनका संसद का रास्ता रोक दिया गया। ये कहने से भी नहीं, मतलब गुरेज करते हैं कि एक बार तो वो संसद की ड्योढ़ी तक जाना चाहते हैं, संसद में जाना चाहते हैं और अपने मन के भाव बोलना चाहते हैं। तो अब इसी ऊहापोह में है, जहाँ से उनका अपनी बात बन जाए, तो वो बातें प्लस जो अभी बीजेपी ने जनरल कैटेगरी खास तौर से ब्राह्मणों को, ब्राह्मण का जो आंदोलन हुआ यूजीसी को लेकर के, उस आंदोलन में और उस दौरान भी वो काफ़ी एक्टिव दिखे। अभी भी एक दिन पहले किसी कार्यक्रम में गए थे, वहाँ पर उन्होंने बोला है कि जनरल कैटेगरी के लोग आपको गौशाला में मिल जाएंगे गोबर उठाते हुए, इससे और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो अंदर जो कुछ भी उनके चल रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसी क्रम में उन्होंने ये पोस्ट डाला है। और भी बहुत सारे ऐसे नेता और ऐसी जातियाँ हैं जिनको बहुत उम्मीद थी। जैसे ब्राह्मणों की ही बात की जाए तो सिर्फ 1 सीट बढ़ जाएगी। ब्रजेश पाठक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और ये मंत्री बन करके आए, तो उससे ब्राह्मण मान जाएंगे। अब की बार तो ऐसा नहीं लगता है। और एक इंटरप्रिटेशन ये भी दिया जाता है कि आखिरकार ब्राह्मण या जनरल कैटेगरी के लोग बीजेपी छोड़ करके जाएंगे कहाँ। बीजेपी जब बंद कमरे में एनालिसिस करती है तो उसके नेता इस बात को बोलते हैं कि जनरल कैटेगरी के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, कांग्रेस की तरफ जा नहीं सकती, सपा की तरफ जा नहीं सकती। हाँ, उत्तर प्रदेश की यदि बात करें और बहन जी यानी कि बहुजन समाज पार्टी यदि ठीक से चुनाव लड़े तो एक बार को ब्राह्मण उधर जा सकते हैं, क्योंकि 2007 में बहन जी की सरकार वो बनवा चुके हैं। तो विकल्पहीनता की जो बात की जाती है, जो तर्क दिया जाता है, वो बात अपनी जगह पे सही है। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि देखिए ब्राह्मण जो है नाराज नहीं है, रूठा हुआ है और बीजेपी उससे मना लेगी, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जो माहौल इस बार बना है उससे लग नहीं रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये रेवड़ी बांटी गई है पिछड़ों में, दलितों में, ब्राह्मण में, उनको साधने के लिए, इसका कुछ फर्क पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।